हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, काफ़ी मज़ेदार है। उससे पहले थोड़े मैं डाउट्स क्लियर कर दूं कि जो लोग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आर्हेनियस की पढ़ी थी पहली थ्योरी, दूसरी पढ़ी थी ब्रोंस्टेड की, लॉरी की। अब तीसरी थ्योरी हम पढ़ेंगे लुईस की। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं आखिरकार इसमें जो डिसएडवांटेज ड्रॉबैक लिमिटेशन थे इस थ्योरी ने दूर किए, सेकंड वाली ने। जो सेकंड वाली में थे वो थर्ड वाली ने दूर किए, और थर्ड में भी देखना कुछ ना कुछ लिमिटेशन तुम्हें भी यहाँ भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक्सली बात करते हैं कि अगर लुईस की हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि देखो आर्हेनियस के जो थ्योरी डिपेंडेंट थी वो दो चीज़ों पे थी कि OH माइनस पे और H प्लस पे। आर्हेनियस का कहने का मतलब था कि वो ही एसिड है जिसको सॉल्यूशन डालने पे H प्लस निकले, तो मतलब एसिड वही है जिसको सॉल्यूशन में डालो तो H प्लस निकलना चाहिए, और बेस वो है जो जैसे सॉल्यूशन में डालने मतलब वाटर में डालने के बाद OH निकले। चलो कोई बात नहीं, मतलब अगर जिसमें OH और H प्लस नहीं है मतलब वो ना एसिड बता सकते ना बेस बता सकते। जैसे तुमने देखा हो कि NH3 में तुम नहीं बता सकते कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एसिड है या बेस है। अच्छी बात है। अब ब्रोंस्टेड सेकंड वाली थ्योरी आई है, इसमें कहा गया है इसमें भी H प्लस एक्सेप्ट और H प्लस डोनेट, H प्लस एक्सेप्ट और H, जिसने देखा होगा उसको थोड़े बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे। कोई बात नहीं, अगर कोई भी डाउट्स आए तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि देखो मैंने 11th क्लासेस लिए स्टार्ट किया ताकि मैं बच्चों का पहले बेस बना सकूं। क्या बना सकूं? मैं बच्चों का बेसिकली बेस बना सकूं। और मेरा एक विज़न है, एक सपना है कि मैं हर उस स्टूडेंट की हेल्प कर सकूं जिसको हेल्प की ज़रूरत है। इसलिए मैं टिप्स ट्रिक टेक्निक जिसमें TTT बोलता हूँ वो भी बनाता रहता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ, और तुम लोग के लिए कोर्स भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। मैं पूरा बेस्ट अपना देता हूँ, पूरा दिमाग पूरा सब कुछ यूज़ करके देता हूँ कि आखिरकार तुम्हें वो कॉन्सेप्ट हर हाल में समझ में आना चाहिए। इसलिए मेरी कुछ वीडियो देखना लंबी हो जाती है दूसरों की कंपैरिजन, क्योंकि मैं कोई चीज़ फील कर मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा फील करे जो मैं पढ़ाऊँ, उसे पता होना चाहिए कि हाँ यार कितना आसान है। बेटा कोई कठिन काम नहीं होता है, उस काम को कठिन तरीके से बनाया जाता है। वरना यार इतना तुम लोग बड़े हो गए हो ना, इतने में पता कुछ भी कठिन नहीं होता है। तुम्हें पता है बेसिकली मैं मान के चलता हूँ अगर तुम 11th में आ गए ना, तो अगर तुम्हें कोई चीज़ कठिन लग रही है इसका मतलब है कि तुम्हारे सीखने के तरीके में कुछ चेंजेस हैं, वरना कुछ कठिन नहीं होता है। इतना तो मैंने जितना टॉपिक पढ़ाता हूँ बच्चों जैसे पढ़ा देता हूँ, पूरा सब कुछ याद हो जाता है। जो पढ़ते हैं उन्हें लगता है कि सब आसान पढ़ाया जा रहा है, उससे बहुत कठिन क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। चलो हम लोग आखिरकार बात करते हैं आखिरकार H प्लस S प्लस। इससे हम लोग प्रोटॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके वजह से प्रोटॉन ही बचता है। पूरी थ्योरी वहाँ पढ़ाई कवर की है। H प्लस एक्सेप्ट मतलब जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले वो बेस होता है, जो H प्लस डोनेट कर दे वो एसिड होता है। देखो इसकी एसिड की थ्योरी और इसकी एसिड की थ्योरी ये तो सेम थी, लेकिन यहाँ दिक्कत थी क्या बेस में। जैसे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बेस नहीं है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बेस है क्योंकि NH3 प्लस 4 हो जाता है तो ये बेस है। अब यहाँ भी कुछ ना कुछ कमियाँ आई गई हैं, कमियाँ देखने को मिली, तभी तो हमने नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी स्टार्ट की। जैसे देखो अगर हम पूछ लें इन दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग कि बताओ CO2 क्या है, तो ये दोनों ही थ्योरी नहीं बता सकते कि एसिड है क्या बेस है। इसी सब को पढ़ने के लिए हमने लुईस पढ़ा है। मतलब ये यहाँ तक लिमिटेड थी। अब जो लुईस है ना वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूरा खेल है, पूरा तुम्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में समझने में आएगा। मतलब बेसिक जो किसी भी रिएक्शन का पार्ट हो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे। इस थ्योरी का एक और एडवांटेज इसका ये है कि इन दोनों थ्योरी के लिए तुम्हें ऑब्जेक्ट मतलब जो भी सिस्टम था उसे किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करके देखना पड़ेगा। लेकिन इस थ्योरी को तुम मतलब सिंपल सा कंपाउंड देखोगे तुम समझ जाओगे कि आखिर एसिड है या बेस है, क्या है क्या नहीं है। उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करना चाहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ये जो थ्योरी है ये तो मतलब देखोगे नॉलेज होगी तुम बता दोगे एसिड है या बेस है। तो चलो सबसे पहले सी थ्योरी लिख लेते हैं। तो सिंपल सी बहुत आसान सी डेफिनेशन है, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपने मतलब वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो। चलो हम लोग बात करते हैं।
तो हमने कहा कि लुईस ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करी, तो वही हम बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन एक्सिस या जिसके पास ज़्यादा हो स्पीसीज आर लुईस बेस एंड दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब बेस वो हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकें, डोनेट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर बेस है। और आखिरकार एसिड क्या है, अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, डिफिशिएंट मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना है, स्पीसीज आर लुईस एसिड विच कैन एक्सेप्ट आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समझिए कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जो डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो बेस है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो एसिड है। तो इसको ऐसे याद करना है, देखो याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ए फॉर एसिड और ए फॉर एक्सेप्टर, तो बस ए हो गया ना, तो याद हो जाना चाहिए कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, एसिड होता है। इतनी सिंपल सी हम लोगों ने बात रख ली, लेकिन अब हम इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में बात करेंगे। यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जैसे देखो जैसे मान लो ए है और ए बी है, इससे बनता है ए बी मतलब प्रोडक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, इसके पास अगर लोन पेयर ज़्यादा है, मतलब लोन पेयर की एक्सेस है, तो उसे हम बोलेंगे लुईस बेस। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे हम बोलेंगे लुईस एसिड। मतलब एसिड उसे भी कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमियां हैं, जैसे मतलब कमी महसूस कर रही है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड ज़्यादा खींच सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड। तो ये कुछ अपने ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये रिएक्शन बन जाएगी। तो बेसिकली इतना सा कहानी थी। तो तुम्हें समझ में आ गया हो कि आखिरकार कि एसिड क्या है और बेस क्या है। देखो आखिरकार लुईस एसिड हम बात करते हैं आखिरकार लुईस बेस कौन कौन हो सकता है। तुम तो पता है सिंपल सा देख के ही बता सकते हो। जैसे अगर हम लुईस बेस का जैसे यहाँ एग्जांपल दे देते हैं, जैसे NH3 है, NH3 को तुम ऐसे ही बनाते हो कि नहीं। देखो NH3 H और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये लोन पेयर होता है ना, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जैसे बोलते हैं, इसलिए क्या है, ये बेस है। थोड़ा दिमाग में क्लियर होता जाएगा, धीमे धीमे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो अगर हम इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो इसका एग्जाम्पल लिख लो क्या, BF3 AlCl3 एक्सेट्रा, सारे मतलब एक एग्जाम्पल है। बेसिकली पूरा बात करते हैं कि लुईस बेस कौन कौन हो सकते हैं। तो हेडिंग डालो कि लुईस बेस, सिर्फ है कि लुईस बेस, तुम देख के पता लगाओगे लुईस बेस है कि लुईस एसिड है। देखो यहाँ हमने डाली बेसिकली इस लुईस बेस कि हम किस किस को लुईस बेस बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है कि देखो मतलब हम कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज हो, जैसे देखो NH3 क्या है, न्यूट्रल है ना, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर के होने की वजह से NH3 क्या है, बेस है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी से डिस्कशन स्टार्ट किया था कि जैसे हमने बोला था कि NH H और यहाँ एक लोन पेयर, ये जो लोन पेयर के होने की वजह से ही क्या चीज़ है, ये इस ए बेस है। दूसरी चीज़ देखो इसको बात करने से पहले मैं तुम्हें और बता दूं। जैसे देखो अगर जैसे मान लो ROH, देखो इसके पास तुम अगर देखो इसके पास बेसिकली के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक तो यहाँ होगा, लेकिन इसके पास तुमने देखा होगा ये क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं कि नहीं। तो लोन पेयर होने की वजह से ही ये क्या होता है, ये बेस होता है। मतलब जिस जहाँ तुम्हें ऐसा देखने को मिले समझ लो ये क्या है, बेस है। इसका मतलब बेस हम अगर धीरे धीरे समझने की कोशिश करें तो मतलब बेस वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है।
जैसे अगर हम यहाँ देखना स्टार्ट करें नेगेटिवली चार्ज, जैसे जो एनाइंस हों या जो नेगेटिवली चार्ज हो, मतलब जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो, जैसे OH माइनस, इसके पास माइनस है इसलिए बेस है। और बोलें Cn माइनस AB बेस है और Cl माइनस AB बेस है, मतलब जितने भी एनाइंस होते हैं वो सब बेस में आते हैं। इतनी बेस की कहानी बात हो गई। मतलब कि हम अगर सिंपल सी एक लैंग्वेज में बोलें तो लुईस बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो वो हम सब कहलाते हैं क्या? बेस। अब हम बात करते हैं लुईस एसिड्स के बारे में। क्या कहेगा लुईस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? तो लिखो, तो देखो सिंपल से कहानी क्या है कि लुईस एसिड क्या है? जिनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट ही कंप्लीट ना हो। जैसे अगर एग्जांपल बोलते हैं AlCl3 एल्युमिनियम, यहाँ एक Cl लगा दो, यहाँ एक Cl लगा दो और यहाँ एक Cl लगा दो, तो बेसिकली तुम देख रहे हो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। अगर इसको देखते हैं 2 4 6 एक रह गया ना। जैसे तुम अगर BF3 देख लो और FeCl3 देख लो, एक्सेट्रा बहुत हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। वो सब किस में आते हैं? वो आते हैं लुईस एसिड में, मतलब उसमें हम एसिड बोल सकते हैं। देखो अब ये दूसरा पॉइंट है, कैटाइन कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। देखो जब एनाइन बेस है तो कैटाइन क्या होगा? कैटाइन एसिड होगा। सिंपल सी बात है। इसलिए जितने भी कैटाइंस होते हैं सब एसिड होते हैं। जैसे चाहे तुम Na सब एसिड, Na+ बोलो, Ag+ बोलो, क्योंकि पता है इनके पास टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए होते हैं क्या? ये लुईस एसिड में आते हैं। और अब तीसरा पॉइंट लिखो। देखो इसको समझने के लिए थोड़ा तुम्हें क्रांतिकारी विचारधारा, मतलब क्रांतिकारी सोच रखनी पड़ेगी। इसको समझना थोड़ा, ये समझ लो कि ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का है। इसको समझने के लिए हमें कैसे क्या याद रखना है कि सेंट्रल एटम, तुम समझ ही गए हो कि सेंट्रल एटम क्या होता है। अब देखो वो सब मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड एसिड होते हैं जिनका सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल होता है, मतलब एम्प्टी d ऑर्बिटल। अब जैसे देखो, अब देखो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? LiCl4। अगर तुम इसका देखने जाओगे उसका ऑक्टेट तुम्हें कंप्लीट मिलेगा। जैसे अगर तुम देखोगे तो Li, तुम ऐसी दिमाग पर ऐसे ही लगाओगे ना कि 4 4 4 ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये क्या है? ये एसिड है। अब तुम कहोगे एसिड कैसे है? तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि लुईस एसिड एक कैसे है। अगर इसकी हम SI की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, देखो कुछ ऐसा ही होता है कि नहीं? एक 2 ये 3 हो जाएगा। 1 2 3 2 3 4 5 हो गया है। देखो सुनो, यहाँ 3s है और ये 3p है। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास पता है क्या है? ये वाला एम्प्टी है। क्या है ये एम्प्टी है, इसलिए SiCl4 क्या है? एसिड है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ दिमाग में? तो अगर तुम ऐसे भी देख सकते हो, देखो SiF4 भी लुईस एसिड है। Fi इसकी रिएक्शन कराओगे तो बनता है SiF6-2, इसे बोलते हैं लुईस एसिड। ये लुईस बेस। ये लुईस एसिड क्यों है? क्योंकि इसके पास इसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट d ऑर्बिटल एम्प्टी है। इसे लुईस बेस क्यों बोलेंगे? क्यों क्या है? ये एनाइंस है। इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी। तो मैं एक तुमसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि BF3 एंड BCl3 दोनों बेसिकली क्या है? एसिड हैं। लेकिन ये बताना कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? जिसको आंसर आ जाए कमेंट्स में इसका आंसर लिख देना। ये तुम सबके लिए टास्क है। अब एक चौथा पॉइंट लिखते हैं। इस बात को थोड़ा
अच्छे समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स इन विच एटम ऑफ डी डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे CO2, SO2 और एसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अब देखो इसको एग्जाम्पल, अब देखो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं आखिर का एसिड क्या है। जैसे अगर हम देखते हैं CO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे बन जाता है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई परेशान नहीं है। ये OH माइनस, इसके पास मतलब ये बेस है, ये लुईस बेस है, लुईस एसिड लिख लो, ये लुईस एसिड है। देखो बेस आखिरकार क्या है, बेस वो सब है जिसके पास चार्ज ज़्यादा है, मतलब जिसके पास नेगेटिविटी ज़्यादा है। और एसिड क्या है, जो नेगेटिव चार्ज को अपनी साइड अट्रैक्ट करे। मतलब अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बोलूँ, आखिरकार एसिड क्या है, विच अट्रैक्ट नेगेटिविटी, जो मतलब नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, या फिर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे अपनी साइड। देखो ये नेगेटिव है, ये अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, जैसे ही रिएक्शन होगी, शिफ्ट होगा, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। जैसे ही ऊपर अटैच हुआ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए पता है क्या होता है, ये बन जाता है बाइकार्बोनेट। इसलिए ये वाला जो है ये एसिड है। थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, मुझे पता है कि थोड़ा डाउट्स रहते हैं। अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे समझोगे, दोबारा पढ़ोगे, कई बार देखोगे वीडियो, तब जाके बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो मैं काफ़ी हद तक बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो डाउट जो भी हो कमेंट्स में लिख दो, कोशिश करेंगे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो दोबारा, ताकि हम लोग बेहतरीन तरीके से उसे समझ सकते हैं। तो वीडियो पॉज करो, रिवर्स जाओ, फिर दोबारा देखो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, कि अगर लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो एसिड एंड बेस की रिएक्शन कैसे होगी। जैसे हम मानते हैं, सिंपल सा है, कोई भी हम लुईस बेस मान लेते हैं, जैसे मान लो NH3। हमने क्या मान लिया, हमने ले लिया NH3। और कोई भी तुम एक एसिड ले लो, जैसे हमने ले लिया H+। तो ये बेस है, ये एसिड है। कौन सा है, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। हम बाद में देखेंगे आखिरकार इससे बनता क्या, लेकिन सबसे पहले हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो N सेंट्रल एटम है, H और H। इसके पास 2 लोन पेयर हैं और ये H है, हाइड्रोजन है, प्लस है। अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इसे मतलब डुप्लीट चाहिए पड़ता है, तो कुछ ऐसा रिएक्शन होगा और इन दोनों में फॉर्म हो जाएगा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम सुना है कि नहीं, बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं आखिरकार एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, बताते हैं, परेशान नहीं हो। बाकी जो 3 H ऊपर ही लगे रहेंगे। देखो ये जो सिंबल है ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। और ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा। अभी देखो यहाँ जो एक बात बताएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका भी परेशान नहीं होना, 12th क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम में दिए जाते हैं वो ये सोच के दिए जाते हैं कि तुम 11th एंड 12th पढ़ के आगे, तो कभी कभार कुछ कॉन्सेप्ट 12th वाले भी 11th में आ जाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाते हैं, मतलब डुप्लीट अपना पूरा करता है, इसलिए इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जिसमें एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बॉन्डिंग बनाने के लिए। क्या है, दोबारा थ्योरी सुनो, कि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्डिंग बनाने के लिए। और सिंपल सा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवेलेंट में दोनों लोग एक इलेक्ट्रॉन देते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए। इसके काफ़ी एग्जाम्पल है, अगर तुम और भी देखना चाहो तो वही मैं लिख देता हूँ। जैसे BF3 ये रहा। अब जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर उसके पास क्या नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ क्या करेगा, इन दोनों भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो इस साइड गएगा कि नहीं, तो ये B F और F इसने दी है, तो A ऐसा बन जाएगा। ये रहा
ऐसा देखो, अब इसका डायरेक्शन है कि इससे पता चल रहा है कि आखिरकार इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इससे पता चल रहा है कि इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गया है। अब इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि कोई भी जितनी भी तुम तीनों थ्योरी पढ़ चुके हैं, कोई भी थ्योरी एग्जैक्ट डेफिनेशन, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो ये बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से बता सके कि ये एसिड है, ये बेस है। इसमें भी तो कुछ लिमिटेशन है। इसका मतलब तीनों थ्योरी को पढ़ के तुम्हें तीनों थ्योरी याद रखनी है अगर तुम एसिड एंड बेस को पता लगाना चाहते हो, क्योंकि हर किसी में ना किसी में कुछ अच्छी बात है, कुछ लिमिटेशन है। तो इसमें भी हमें लिमिटेशन है, मतलब जो इसकी लिमिटेशन है वो दूसरी थ्योरी की एडवांटेज है, जो इस थ्योरी की एडवांटेज है वो दूसरी थ्योरी की लिमिटेशन है। तो तुम्हें तीनों थ्योरी ध्यान में रखना है। देखो, पहला इसका लिमिटेशन है इट इज़ जनरल। इट इज़ जनरल एक जनरल टाइप का है और इसकी है इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, कि हमेशा ये ट्रू नहीं होती, कभी किसी के लिए मतलब गलत भी रहती है। अब जैसे देखो, एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे हम दुनिया में सब कुछ जानते हैं कि HCl क्या है, एसिड है। H2SO4 क्या है, एसिड है। ये एक्सेट्रा ऐसे भी है, मतलब जिसे हम बोलते हैं प्रोटोनिक एसिड, मतलब प्रोटोनिक एसिड, मतलब इससे प्रोटोन H+ का ट्रांसफ़र होता है, इसलिए हम प्रोटोनिक एसिड बोलते हैं। तो सब के अकॉर्डिंग ये क्या है, एसिड है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड नहीं है। दीज आर नॉट एसिड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड नहीं है, ना इसको कुछ भी नेचर मतलब नहीं बता पाया। अब तीसरा इसका लिमिटेशन है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये नहीं बता पाए थे कि बता दिए एसिड तो है, लेकिन नहीं बताया कि आखिरकार कौन का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है। तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ नहीं बता पाए, तो ये दूसरा है। देखो, हम सब जानते हैं कि एसिड एंड बेस की एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट, मतलब एसिड बेस की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्लो। और लुईस एसिड बेस की रिएक्शन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्म होता है। तो इसकी यही है। तो आखिरकार इसके अकॉर्डिंग ही हमने शो नहीं कर पाते थे, बट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्लो, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं वो बहुत स्लोली बहुत नहीं, मतलब स्लो बनते हैं, लेकिन एसिड एंड बेस की रिएक्शन बहुत फास्ट है। इसका एक मतलब ड्रॉबैक था। तो कम से कम अगर हम 4 याद रख लेंगे तो हमारे लिए बहुत है कि आखिरकार इसका क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या ड्रॉबैक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मैं बता दूं किसी के दिमाग में आ रहा होगा, तो उसे जनरली इस स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम्हें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि Al H2O6+3। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर यहाँ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, 12th क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, वहाँ एक चैप्टर भी है। अगर देखो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और मेरा जो अगर चाहते हो कि मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अगर मेरी हेल्प हो, तो कम से कम अपने 3 फ्रेंडों के साथ ये वीडियो शेयर करो। 3 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे तो उनका भी फ़ायदा होगा और हमें भी एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एक तुमने स्टेटमेंट देखा होगा कि ऑल ब्रोंस्टेड बेस आर लुईस बेस। देखो, मतलब जितने भी ब्रोंस्टेड, जो हमने सेकंड नंबर की थ्योरी पढ़ी थी, वो सब बेसिस आर लुईस बेस, बट ऑल ब्रोंस्टेड एसिड आर नॉट लुईस एसिड। देखो, इसको समझते हैं आखिरकार क्या है। तो बेसिकली हम कुछ नहीं, जो एक हमने बताया था कि प्रोटोनिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट, वो इसी में क्लियर होगा। देखो, अब देखो आखिरकार देखते हैं कि ब्रोंस्टेड लूरी ब्रोंस्टेड जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है। एसिड है जो प्रोटॉन मतलब H+ डोनेट कर दे। और लुईस के अकॉर्डिंग क्या है,
आखिरकार अगर हम बात करते हैं कि लुईस के अकॉर्डिंग क्या है, तो एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले। लेकिन HCl तो H2SO4 ये ब्रोंस्टेंट एसिड हैं, लेकिन लुईस एसिड नहीं है, इसलिए थ्योरी ये बात ऐसी कही गई। मुझे लगता है थोड़ी बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। कई बार इसको कवर अप करोगे तो बहुत कुछ समझ में भी आएगा। तो चलिए इतना बहुत था। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिखते जाना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर जितना मुझे आता है कुछ ना कुछ रह ही जाएगा मेरे समझाते समझाते, क्योंकि शायद जो बात अभी याद आ रही हो वो बाद में नहीं आती हो, जो बाद में याद आई वो अभी नहीं आती। तो अगर तुम लोग कमेंट्स में पूछोगे ना तो तुम्हें ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि हर किसी की समझने की क्षमता अलग अलग होती है, हर किसी के बताने की क्षमता अलग अलग होती है। तुम डाउट्स पूछोगे तुम्हारे ज़्यादा क्लियर होंगे और ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो चलिए शेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो।